आज हम जानेंगे रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के बारे में और ऐसा क्या है जो आज वर्ल्ड वॉर 3 की कंडीशंस बन रही हैं और रशिया ऐसी क्या 3 डिमांड्स चाहता था नेटो और यूएसए के साथ में जिसकी वजह से आज उसके ना होने पर उसको आज वॉर स्टार्ट करना पड़ रहा है। वॉर का नाम सुनते ही लोगों में एक अलग एक्साइटमेंट आ जाता है, न्यूज़ चैनल्स को अलग टॉपिक मिल जाता है कि वॉर स्टार्ट होने वाला है और ये मज़ा लोगों को नेटफ्लिक्स या स्पोर्ट्स में नहीं मिलता जो वॉर से मिलता है। और ये चीज़ लोग वो अच्छे से समझते हैं जिनके खुद के लोग वॉर में गए होते हैं, पार्टिसिपेट किया होता है और उनको ये चीज़ अच्छे से पता होती है कि इससे रेवोल्यूशन कुछ भी नहीं निकलता, बल्कि उनको डर लगता है। और रशिया भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता है कि वॉर स्टार्ट करने से इससे उनका खुद का लॉस है, बल्कि वो न्यूक्लियर पावर होने के बाद में भी वो इस चीज़ से डरते हैं कि वॉर स्टार्ट होने से उनका खुद का लॉस है। और तो ऐसी क्या कंडीशन बन गई है कि रशिया एंड यूक्रेन आज लड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया है। और असल में देखा जाए तो रशिया ने नेटो और यूएसए के साथ में कुछ कंडीशंस रखी थी, अगर उन कंडीशंस को फॉलो किया जाता तो आज वॉर होता ही नहीं। तो यूक्रेन तो बस बीच में एक मोहरा सा बना हुआ है। तो आइए देखते हैं पीछे रशिया एंड यूक्रेन के ऐसे क्या रिलेशंस थे जो आज इस लेवल पे आके वॉर स्टार्ट करने की कंडीशंस बन रही हैं। तो एक टाइम था यूक्रेन रशिया का एक पार्ट था, तब रशिया नहीं था, तब यूएसएसआर था। तो 1981 की बात है जब यूएसएसआर का सेपरेशन होता है तो उसमें कई सारी कंट्रीज बनती हैं जिसमें से यूक्रेन होता है। तो यूक्रेन रशिया बहुत ज़्यादा हिस्ट्री एंड कल्चर फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। उसकी इवन 30% पॉपुलेशन रशियन बोलती है और जो बाकी 70% पॉपुलेशन है वो यूरोपियन की तरफ इंक्लाइंड है। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा चलता था। 1986 में भी उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स एनपीटी पॉलिसी के थ्रू उन्होंने सारे अपने रशिया को देकर के आ गए थे। और अगर उस टाइम पे यूक्रेन अगर वेपन्स नहीं देता तो आज ऐसी वॉर की कंडीशन आती ही नहीं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर नेशंस होते उस टाइम पर। तो 2014 तक तो यूक्रेन बहुत अच्छे रिलेशंस थे उसके, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे रिलेशंस थे रशिया के साथ में। तो 2014 तक क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रेसिडेंट विक्टर होते हैं जिनकी गवर्नमेंट चल रही होती है यूक्रेन में, और रशिया की एक पपेट गवर्नमेंट मानी जाती है प्रेसिडेंट विक्टर की गवर्नमेंट को। तो 2013 में जब यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस चल रही होती है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जिसमें प्रेसिडेंट विक्टर अपने डिसीजंस को डिक्लाइन करके आ जाते हैं, मना करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में आके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं और इतने प्रोटेस्ट इतने हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं कि प्रेसिडेंट विक्टर को देश छोड़ करके जाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे रशिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके बाद यूक्रेन को समझ में आ जाता है कि उनके देश को एक इंडिपेंडेंट लीडर चाहिए जो रशिया के हिसाब से ना चले, जो तो किसी और के हिसाब से ना चले, जो अपने हिसाब से चले। तो वहाँ पे फिर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आती है और उसके बाद कई सारे चेंजेस आते हैं जो रशिया को पसंद नहीं आते। जैसे बात करते हैं, रशिया यूरोप में सबसे ज़्यादा गैस सप्लाई करता है, अराउंड 30% नेचुरल गैस यूरोप में रशिया सप्लाई करता है, जिसकी मेनली पाइपलाइंस यूक्रेन के अंदर से जाती हैं। तो यूक्रेन के अंदर से पाइपलाइन जाती है तो यूक्रेन रशिया से रेंट चार्ज करता है पर ईयर। 2014 के बाद से यूक्रेन रशिया से 33 बिलियन पर ईयर चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है रशिया के बिजनेस के लिए। ये भी रशिया को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट होती है वो होती है जब यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करता है। देखो, नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस ने बाकी 10 कंट्रीज ने मिलकर के बनाई थी, जो 1949 में 11 कंट्रीज का फॉर्मेशन होता है। तो वो इसलिए बनी थी, अगर एक कंट्री पे हमला होता है तो बाकी सभी कंट्री पे हमला माना जाएगा और सब मिलकर के उसका सामना करेंगे। तो अब उसके 30 मेंबर्स हो गए हैं और स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो उसको यूएसएसआर को एनकाउंटर करने के लिए बने थे, ताकि यूएसएसआर छोटे छोटे कंट्रीज पे जाके कब्जा ना करे। ये चीज़ सबको पता है कि नेटो किस लिए बनाया गया था, ताकि वो यूएसएसआर को काउंटर कर सके, क्योंकि यूएसएसआर छोटे छोटे कंट्रीज पे तब कब्जा कर रहा था, इसलिए नेटो को फॉर्मेशन किया गया था। लेकिन अब जो अगर देखा जाता है तो नेटो का सबसे बड़ा जो मेंबर होता है वो यूएस होता है, और अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो रशिया अपनी 2200 किलोमीटर की बाउंड्री एक्सपोज करता है अपने सारे नेटो एनिमीज के लिए, क्योंकि नेटो उसके लिए एक एनिमी है। क्योंकि यूएस अगर उसके पास में आके बैठ जाएगा तो यूएस को सिर्फ 1 मिनट लगेगा उसके ऊपर मिसाइल गिराने में, बल्कि रशिया को वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा यूएस के ऊपर अटैक करने में। तो मेनली यहाँ पे जियोपॉलिटिकली एक स्ट्रेटजीज बनती हैं, जो अपने सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए रशिया को स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि अगर उसके नेबर्स ही उसके एनिमीज बन जाएंगे तो यहाँ पे उसका बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा रशिया। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये मिलिट्री बेसिस और ये मेंबर्स बनने से रशिया को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको अटैक स्टार्ट करना पड़ जाता है, वॉर स्टार्ट करना पड़ता है। देखो, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये सिक्योरिटी मेजर बहुत बड़ा होता है। यूएस भी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा कि रशिया उनके नेबर्स के पास जाकर के, कनाडा, मैक्सिको, उन पे जाके उनको मेंबर्स बना के वहाँ पे अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स करे।
क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो हम पूरी सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे यूएस भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे उसने कई सारी पॉलिटिकल चीज़ें खेली हैं, पॉलिटिकल चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से आज वॉर स्टार्ट करना पड़ा है। रशिया ने ऐसी क्या डिमांड रखी थी नेटो और यूएस के साथ में जो यूएस ने एक्सेप्ट नहीं करी। तो पहली जो डिमांड है, रशिया चाहता है कि नेटो अपनी फोर्सेस यूरोपियन यूनियन से सारी हटाए और जो पोलैंड और बाल्टिक नेशंस में जो अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी है वो वहाँ से रिमूव करे। सेकेंड जो डिमांड है वो यूक्रेन से है कि वो यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, क्योंकि यूक्रेन के नेटो का मेंबर बनने से अल्टीमेटली उनका 2200 किलोमीटर का बॉर्डर पूरा एक्सपोज हो जाता है। और यूक्रेन का भी कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट है कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको एक मेंबरशिप चाहिए। यूक्रेन किसी भी चीज़ों में अलाइन नहीं करता है, किसी भी चीज़ में अलाइन नहीं करता है कि वो नेटो का मेंबर बनने जाके किसी भी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। थर्ड जो डिमांड है वो यूएसए से है कि यूएसए अपनी सारे मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट जो उसने यूरोप में किए हुए वो सारे वहाँ से हटाए, डिसआर्म करे। तो इसमें यूएसए का ही बहुत बड़ा रोल है इस वॉर में। इसमें जो पॉलिटिकल जो गेम है वो यूएसए का ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यूएसए कभी भी रशिया से जाके डायरेक्टली लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, दोनों के पास सेकेंड अटैक कैपेबिलिटीज़ हैं। क्योंकि अगर एक दूसरे पर अटैक करेगा तो दोनों का इतना बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए ये आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। और ये जो लड़ाई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये इसलिए है क्योंकि यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पे सबसे स्मार्ट जो गेम हुआ है वो यूएसए का है कि उसने बिना लड़े दो देशों को लड़ा दिया, और ये लड़ाई खत्म भी हो जाएगी, दो लीडर्स हाथ भी मिला लेंगे। लेकिन जो लोग जिंदगी छोड़ के चले गए हैं, जो लोग खत्म हो गए, जो लोगों ने बलिदान दे दिया है, उन लोगों को क्या, वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते। तो अल्टीमेटली वॉर से कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता है। और यूएसए जो इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल जो गेम इसमें चल रहा है वो यूएसए का है। तो आज हम जितना रशिया को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं उतना ही यूएस भी रिस्पॉन्सिबल है, कि यूएस ने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल गेम्स खेले हैं जो आज इन दो देशों को लड़ना पड़ रहा है। और यूएस डायरेक्टली रशिया से वॉर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं। न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स में ऐसा होता है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे होते हैं कि दोबारा अटैक करने का चांस भी नहीं मिलता। लेकिन ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास सेकंड अटैक कैपेबिलिटीज हैं, जो आपस में एक दूसरे को अटैक कर सकती हैं। तो इसलिए इन दोनों को पता है कि अगर ये आपस में लड़ेंगे, आपस में वॉर करेंगे, तो इससे दोनों का ही लॉस होना है। तो यहाँ पे यूएस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि उसने बिना लड़े, बिना कुछ किए रशिया एंड यूक्रेन को वॉर की स्टेट पर लेकर के आ गए। यहाँ पे बहुत लोग अपनी जिंदगियाँ खो रहे हैं, बहुत लोग अपने देश के लिए, अपने ईमान के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है दोनों देशों का। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट गेम है, स्मार्ट प्लेयर है, वो है यूएस। तो अल्टीमेटली लास्ट में सारे लीडर्स आके मिलेंगे, वॉर खत्म भी हो जाएगा, लेकिन वो लोग कहीं वापस नहीं आएंगे जो लोग अपने देश के लिए लड़के चले गए।